तो बेटा आज हम इसमें मेट्रिक केमिस्ट्री में जो न्यू बुक हमारी है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, सिंध बोर्ड की, उसके एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम करेंगे। वैसे तो एमसीक्यूज़ के आंसर्स बताऊंगा जहाँ जहाँ पर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी या जहाँ आप मुझसे मांगेंगे वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये बुक के जो 8 चैप्टर्स हैं सारे, उनको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उनके एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे, दिस इज केमिकल इक्विलिब्रियम, पहला चैप्टर जो हमारा है। और फर्स्ट चैप्टर से चैप्टर 8 तक जाएंगे, तो हमने सारे ही पढ़ लिया है, तो अब सारे एमसीक्यूज़ हमें आने चाहिए। आपको जब आवाज़ नहीं बनता किस तरह में ये नहीं आता। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 से। अच्छा, ये बुक के ही पूरे एमसीक्यूज़ हमारे पास है। ओके, यहाँ पे क्या बंद हो गया, चलो दोबारा, सही है। सही है, ठीक है। तो अच्छा, ये बुक के ही एमसीक्यू सारे हमारे पास यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये जो बुक की है ना पूरी, उसकी पीडीएफ से ही मैंने क्या किया, क्रॉप करके, मैंने टाइप नहीं किया, वो क्रॉप करके मेरी पीडीएफ से यहाँ पर स्लाइड बना दी। तो पूरे बुक के ही पेज आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल सेम उसी अंदाज, उसी कलर में, सब कुछ वैसे दिखाई देगा। तो मतलब कुछ नया नहीं है, जो बुक में भी आपके पास ये सब लिखा हुआ है, कुछ लिखने की नीड नहीं है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में कौन सी बात गलत है इन चारों में से? रॉन्ग है, फॉल्स है। सबसे पहला है कि टेक्स प्लेस इन क्लोज कंटेनर, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्लोज कंटेनर में टेक प्लेस लेते हैं। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट चेंज्ड, ये भी बिल्कुल सही है कि जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही होती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। तो ए और बी तो नहीं, हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं ढूंढनी है। सी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो बराबर हो जाती है इक्विलिब्रियम पर, बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखो डी में कुछ भी लिखा होगा यही आंसर करेक्ट होगा। मैं पढ़ूं नहीं तब भी मुझे पता है डी करेक्ट है, क्यों? चूंकि शुरू का 3 तो करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब डी में पढ़ोगे तो अंदाजा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं है, आगे हम क्लासों में पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट क्लासों में जाकर कॉलेज लेवल में, कि हम टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन को चेंज करके इक्विलिब्रियम को तब्दील कर सकते हैं, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एक होगा, वो बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तो जाकर आएगा। लेकिन ये बात बुक में मेंशन है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है इस किसी स्ट्रेस को अप्लाई करके। तो इसलिए वैसे कुछ भी लिखा हुआ है लेकिन डी ही करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी 3 तो हमारे पास रॉन्ग आंसर है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। अब देखो बड़े बड़े एमसीक्यूज है, तो एक स्लाइड में एक ही एमसीक्यूज आ रहा है फिलहाल इसका, ठीक है। अब देखो ये पूरा एक एमसीक्यूज है ये, स्टार्ट से एंड तक। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन केसी। इसकी केसी की करेक्ट एक्सप्रेशन क्या निकलेगी चारों में से, आप बता सकते हैं क्या बेटा? हैमर कौन सी निकली? पहली वाली, NO की पावर 4 H2O की, अच्छा नहीं, प्रोडक्ट सही है, NH3 की पावर 4, ये है ना भाई, बी क्यों है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट थोड़ी ना होता है। हमारा सही कह रहे हैं, ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो मसला सही, ए ऑप्शन करेक्ट है। और लाजमी सही बताएं, और मुझे बताएं, जो पहले बताएगा सबसे पहले उसका नेम भी कॉल करूंगा उसको मैं, कि ताकि आपको एक एप्रिसिएशन मिले, क्योंकि ये वीडियो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं, ऑल ओवर कराची, ऑल ओवर देखी जाती है, तो आपको उसमें पता लगेगा कि भाई वाकई में, और एक मेमोरी है आपके पास, वो रहेगी उसके अंदर। मतलब सबसे पहले जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें 2020 में रिकॉर्ड किया था, वो बच्चे आज इंजीनियर बन रहे, डॉक्टर बन रहे, और 9-10 में कभी उनके लेक्चर रिकॉर्ड हुए थे, तो वो उनकी मेमोरीज हैं कि सर हमने कभी इस क्लास में पढ़ा था। तो इसी तरह से बताए लाजमी, ताकि आपका नाम कॉल हो इसके अंदर, जो अब आप करेक्ट आंसर दें। थर्ड एमसीक्यूज देखते हैं। अ रिएक्शन विच इज नेवर गोज टू कंप्लीशन इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। ये तो बड़ा आसान है, डबल एरो से शो करते हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन, वेल डन। सब जब बताएंगे तो फिर नहीं, एक क्योंकि आसान क्वेश्चन में तो सभी बता देते हैं ना। नंबर 4, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज स्मॉल इंडिकेट्स डैश। जब केसी की वैल्यू कम होती है, स्मॉल होती है, तो उसका क्या मतलब होता है? तो केसी हमने पढ़ा था ना, केसी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है ना केसी। अब इसकी वैल्यू स्मॉल कब आती है? जब ये हमारे पास इसकी वैल्यू, जब रिएक्टेंट ज़्यादा हो और प्रोडक्ट हमारे पास अगर कम हो। ऐसे ही है ना, ये बताया था
जब रिएक्टेंट ज़्यादा हो और प्रोडक्ट कम हो तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? जब रिएक्शन मिक्सचर में ज़्यादा क्या हो हमारे पास हो? रिएक्टेंट हो, तो क्या ऑप्शन है? ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। रिएक्टेंट मिक्सचर कंटेन्स मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ज़्यादा होगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर तो केसी की वैल्यू स्मॉल होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो केसी की वैल्यू बिग होगी। पढ़ा था ना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, वो एप्लीकेशंस ऑफ केसी के अंदर जो हेडिंग डलवाई थी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, उसमें 3 केस बताए थे, केस 1, केस 2, केस 3। ये पहला वाला केस है। इफ द केसी इज वैल्यू इज वेरी बिग देन हम कहते हैं ना कि इक्विलिब्रियम पर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बड़ी मतलब रिएक्टेंट बड़ी तादाद में मौजूद होता है। क्लियर है? तो मसला आगे बढ़े। नंबर 5 है, विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हैज यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन? किसमें यूनिट आएगी केसी की? देखो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स अनइक्वल होते हैं तो सूरत में हमारे पास यूनिट आती है केसी की। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ए ऑप्शन में अनइक्वल मोल है, देयर आर 4 मोल, देयर आर 2 मोल्स, देयर मस्ट बी एनी यूनिट ऑफ केसी। नंबर 6 है, द यूनिट ऑफ केसी फॉर रिएक्शन N2 + O2 2NO, क्या निकलेगी यूनिट? नो यूनिट, चूंकि जब भी हमें पता है कि बराबर होंगे मोल्स तो यूनिट नहीं निकलेगी, तो नो यूनिट, डी ऑप्शन। 7 है, द सिस्टम इज स्टेबल इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम पर कब होगा? जब रिएक्शन कोशेंट हमारे केसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा, तो रिएक्शन असल में इक्विलिब्रियम पर ही होगा। ठीक है, और अगर कम ज़्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रहा होगा, इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा। पता ये बात, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में बताया था मैंने आपको। ये को मसला, ये तो एमसीक्यूज मैंने आपको सॉल्व भी कराए थे बुक में सारे, तो ये तो इतना मसला नहीं है, लेकिन रिपीट हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। आगे बढ़े। 8th एमसीक्यूज है, क्यूसी कैन बी डिफाइंड एज डैश। क्यूसी क्या होता है? क्यूसी और केसी दोनों हमारे पास क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन ये किसी भी टाइम पर हो सकता है, केसी सिर्फ इक्विलिब्रियम पर होता है, और ये किसी स्पेसिफिक टाइम पर। क्या ऑप्शन होगा? देखो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, चलो भाई ये हो सकता है लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, बी में देखेंगे। रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अच्छा यस, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल सही। ये तो चलो हटा ही दो फिर, ये तो ज़्यादा बेहतर है ना। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के रेशियो एट स्पेसिफिक टाइम, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो सी में क्या कह रहे हैं? रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। वॉल्यूम को तो तस्करा ही नहीं, सी तो ऐसे ही नहीं होगा। डी क्या कह रहे हैं? रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। नहीं, तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जब हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस का रेशियो लेते हैं तो उसको क्यूसी कहते हैं, रिएक्शन कोफिशिएंट। उससे फायदा क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को बताते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद द वैल्यू ऑफ केसी। याद है सबको ना? ये सब बातें डिटेल में हो चुकी हैं, तो आप इसको रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, जो बातें मैं बता चुका हूँ, कोई ऐसा कुछ नई चीज़ नहीं है, तो रिकॉर्डिंग में भी चीज़ें आ जाएंगी सारी। तो मसला नेक्स्ट आगे बढ़े। अभी 9th एमसीक्यूज आपको पता है, ये तो डायग्राम वाला है, और ये तो जाहिर सी बात है पेपर में मैंने बता ही नहीं सकता, क्योंकि पेपर में कलरफुल डायग्राम होती नहीं, और यहाँ कलर होना ज़रूरी है। तो अभी कलर दिख रहा है तो आसान है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बैकवर्ड रिएक्शन। कौन सा बैकवर्ड रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है? जिसमें प्रोडक्ट हमारे पास क्या रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? जिसमें रिएक्टेंट की तादाद ज़्यादा होगी। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, सही है ना भाई? मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा है तो बैकवर्ड, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर हमें देखना है कि किस रिएक्शन में रिएक्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, अब फर्स्ट, अब देखो, अब इसमें क्या है कि ये हमारा, अब देखो प्रोडक्ट में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, वरना समझ में आता भी नहीं था आप लोगों को। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब देखो रेड बॉल्स हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 रेड बॉल्स हैं, और ब्लू बॉल्स है 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब कि रिएक्टेंट हमारे, ये रिएक्शन हमारा क्या फॉरवर्ड मूव कर रहा है, बैकवर्ड नहीं मूव कर रहा। तो 1 ये हमारा तो नहीं है, ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है, चूंकि उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब यही है ना भाई। अब यहाँ देखो ग्रीन बॉल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रीन बॉल्स हैं, एंड देयर इज ओनली 1 ब्लू बॉल, सॉरी 1 येलो बॉल। अब यहाँ पर रिएक्टेंट ज़्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर रहा है, ये बैकवर्ड हो गया, तो ये तो फॉरवर्ड हुआ। अब यहाँ देखते हैं, ब्लू बॉल्स है 1 2 ब्लू बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रेड बॉल्स हैं। अब प्रोडक्ट ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ये भी फॉरवर्ड है। हमसे पूछा गया कि कौन सा रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बैकवर्ड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? सिर्फ सेकंड कंटेनर,
तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नहीं सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 ओनली। और समझ में को रट्टा नहीं मारना है, समझने की चीज़ है। बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं, याद करने की चीज़ ही नहीं है, समझने की चीज़ है। अब देखो अब मैंने मल्टीमीडिया पे लगाया तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई वाकई में क्यों हो रहा है, वरना ऐसे ना वर्बली बताने में समझ में नहीं आता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि कैसे पता लग रहा है ऐसा। तो हम देखते हैं रिएक्टेंट ज़्यादा है कि प्रोडक्ट ज़्यादा है, कोई मसला। आगे बढ़े। 10th MCQ है, द वैल्यू ऑफ केसी इंक्रीजेज व्हेन डैश। केसी की वैल्यू कब बढ़ती है? देखो केसी बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। केसी की वैल्यू कब बढ़ेगी? अगर तुम प्रोडक्ट बढ़ा दो या रिएक्टेंट को कम कर दो। प्रोडक्ट बढ़ाने से और रिएक्टेंट कम करने से। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन। प्रोडक्ट अगर मोर हो जाएगा तो प्रोडक्ट को कम करेंगे तो केसी कम हो जाएगा, और रिएक्टेंट को अगर बढ़ाएंगे तो फिर भी केसी कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये तो इससे निकाल लेंगे ना, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो केसी बढ़ रहा होगा, सिंपल सी बात। क्योंकि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट केसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है केसी जो है। इक्वेशन से हम चीज़ें समझ में आती है, मसला क्लियर है? पक्की बात है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आई थिंक ये चैप्टर 1 हमारा खत्म हो गया। चैप्टर 1 थोड़ा मुश्किल था केमिकल के लिए मीडियम, इसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल इसके सब कुछ मुश्किल है। आगे चैप्टर आपको पता है आसान होता चला जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। फर्स्ट है इसमें कोरोसिव इफेक्ट ऑन स्किन इज कॉज्ड बाय डैश। वो एसिड बेस, बिल्कुल सही कहा, दोनों ही कोरोसिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं, एसिड भी और बेस भी। कोरोसिव इफेक्ट मतलब वो जला सकते हैं, झुलसा सकते हैं आपके हाथों को, स्किन को। नंबर 2 है प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड टू प्रिजर्व डैश। यस, फूड को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, सी ऑप्शन गुड। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्हीनियस एसिड। कौन सा आर्हीनियस? आर्हीनियस के मुताबिक एसिड में H होना जरूरी है। यस, CO2। CO2 भी एसिड है लेकिन आर्हीनियस का नहीं है क्योंकि H नहीं है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस होती है। नंबर 4 अमोनिया कैन बी अ बेस अकॉर्डिंग टू डैश। बोरोस्टेड लोरी के मुताबिक भी और लेविस के मुताबिक भी, बोथ बी एंड सी दोनों ही साबित करते हैं अमोनिया का बेसिक नेचर। लेकिन आर्हीनियस थ्योरी आपको पता है अमोनिया का बेसिक नेचर साबित नहीं करता, वो अमोनिया का सिर्फ एसिडिक नेचर बता रहा होता है। पता है ये बात सबको? कोई मसला? नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस बेस। इसमें से कौन सा लेविस का बेस है? लेविस बेस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। Cn-, Cn- हमारे पास ये एक लेविस बेस होगा। नाइट्रिक एसिड, HCl ये सब तो एसिड्स हैं, क्लियर है? तो Cn- आइन जो साइनाइड आइन कहलाता है हमारे पास है, ये जो साइनाइड आइन है दिस इज एक्चुअली अ लेविस बेस। कोई मसला? कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लें। तो क्या बात है, समझ में आ गई सारे? क्योंकि लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ MCQ के अलावा कोई चेंज नहीं करना है MCQ को, क्योंकि बच्चों ने अलग अलग ऑप्शन लगाए होते हैं, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। क्योंकि सबसे बड़ा मसला है कि आंसर कीज है ही नहीं बुक के अंदर। तो आंसर कीज नहीं है तो जिसका जो मर्जी वो आंसर लगा रहा होता है। बुक में भी, अच्छा स्कूल में भी होता है, टीचर्स कभी कभार रॉन्ग मिसप्लेस लिखवा देते हैं आंसर्स को, तो वो भी आपको करेक्ट करना है कि कैसे चीज़ें हो रही। सही है ना भाई? अक्सर बच्चों का मैंने देखा कि स्कूल में वो लगा हुआ तो होता है बट गलत लगा होता है आंसर। हाँ, बेस का भी कोरोसिव होता है, एसिड बेस दोनों का कोरोसिव इफेक्ट है, ठीक है? जैसे NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर कंसनट्रेट अगर अपने हाथ पे रखेंगे तो उससे भी हाथ जलेगा, कंसनट्रेटेड जो होता है, ठीक है? डाइल्यूट में तो जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? देखिए स्लाइड चेंज होगी, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 है अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज डैश। कौन सा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा? लेविस बेस, बिल्कुल सही जवाब। लेविस बेसिस आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जैसे अमोनिया वगैरह। एक्सपेरिमेंटल तो नहीं दो ना, समझ में आ रही बात? जब आपको मसला एक्सप्लेन करने बोल देना, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, इससे उनका भी फायदा होगा जो वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है? नंबर 7 if pH वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 देन सॉल्यूशन इज डैश। जब 7 से ज़्यादा तो बेसिक हो गया, बिल्कुल करेक्ट, बी ऑप्शन। 8 टेस्ट सॉल्ट अमंग फॉलोइंग इज डैश। इसमें सॉल्ट कौन सा है? KCl, बिल्कुल सही। मेटल नॉन मेटल है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट है। 9th सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड डैश। एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करने वाली चीजें क्या कहलाती हैं? दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। देखो एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो होते हैं केमिस्ट्री में जो एसिडिक भी हो और साथ में बेसिक भी हो। देखो ये निकला कहाँ से वर्ड है? एम से निकला है, AMPH एम्फ। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एम्फीबियन, बायोलॉजी में पढ़ा होगा एम्फीबियन। एम्फीबियन जैसा फ्रॉक को कहा जाता है। अब एम्फीबियन क्या होता है? इनके पास डुअल कैरेक्टर होता है,
जो पानी में भी रह सकते हैं और खुश्की में भी रह सकते हैं, लैंड में भी और वाटर में भी सर्वाइव करते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, मेंढक वगैरह, सैलमेंडर्स वगैरह, ये हमारे पास एम्फीबियंस होते हैं। एम्फ का मतलब ये होता है डुअल नेचर रखने वाली चीज़। तो एम्फोटेरिक मतलब जिसका डुअल नेचर हो, जो एसिडिक भी हो और साथ में बेसिक नेचर भी रखे, तो दोनों से रिएक्शन कर सके। समझ गए? तो कभी कभार इस तरह दिमाग चला के ना वर्ड से निकाल लेते हैं आंसर क्या है, जैसे एम से निकाले गया डुअल नेचर करके आंसर आ गया। तो हर जरूरी नहीं हर वक्त रट्टा लगाए इंसान, थोड़ा दिमाग भी चलाना चाहिए। 10th है द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड, ये तो आसान है, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, बिल्कुल सही। समझ में आ गए 10 MCQs इसके। तो ये चैप्टर नंबर 2 में हमारे बेटा सिर्फ जो है वो 10 MCQs थे। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में कुछ पूछना है किसी को, कोई बोर्ड पर सारे MCQs है सामने, सब कुछ आपके सामने है, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। अब कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है कि बुक में है और इधर टेक्स्ट पे आके सबको सामने दिख रहा है जो है। ठीक है, तो मसला तो नहीं है, सब क्लियर है। अब पेपर में देखो इन्हीं में से आएगा, गलत नहीं करना है। बुक के तो लाजमी सही से याद करने, एक तो बुक के और एक तो 10 ईयर्स के, मतलब खास तौर पे जो 3 साल के जो बुक चेंज हुई है। बाकी इसके अलावा जितना एक्स्ट्रा तैयारी करना उतनी करते रहे, एटलीस्ट इतना तो करना ही है सबको, कम से कम मिनिमम इतनी तैयारी सबकी होनी चाहिए। आगे बढ़े। ओके, चैप्टर 3 आ गया हमारा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको तो बहुत लंबा पढ़ा हमने, काफ़ी डिटेल में पढ़ा इसको, तो इसके तो MCQs हो ही जाएंगे, है ना। तो फर्स्ट MCQs है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव इज नोन एज। 9 में भी पहला MCQs यही था असल में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, 9th में आप लोगों ने देखा होगा। उसमें चैप्टर 1 का पहला MCQs यही था, वो कौन से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं। अभी मैं 9 को करा रहा था तो मैंने देखा। ठीक है, अच्छा ये MCQs मैं खुद भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा है, इसलिए पहली बार लेक्चर बना रहा हूँ। तो मेरे लिए भी नई चीज़ें हैं, ये कोई पुरानी चीज़ें नहीं है। मैं भी घर से देख कर नहीं आया, मैं साथ साथ मैं भी देख रहा हूँ क्या करेक्ट है क्या नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा कि एक बार बुक के MCQs भी देख लेने चाहिए कि बुक वाले क्या दे रहे हैं MCQs में। तो ए ऑप्शन हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड है द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स इज डैश। CnH2n+2 होता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी हो गया। ये शायद थोड़ा ब्लर हो गया, ये शायद CnH2n+2, हाँ ये प्लस लगा हुआ है, कुछ थोड़ा छोटा सा लिखा है इसलिए दिख नहीं रहा। नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल। बिल्कुल OH ढूंढना है, बिल्कुल सही जवाब, OH अल्कोहल आ गया, सी ऑप्शन। 4th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, अल्केन्स, पढ़ा था ना, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन, बिल्कुल सारे सिंगल बॉन्ड है। इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों लगा हुआ है, अनसैचुरेटेड है सारे, ये क्लियर है। नंबर 5 है द प्रीफिक्स हेप्ट स्टैंड्स फॉर डैश कार्बन। तो पता ही है, हेक्स हेप्ट ऑक्ट सब पता है। ठीक है, 7 हो गया, क्लियर है। ये तो बहुत पढ़ा है हमने, इसमें तो हम मास्टर है, तो बहुत थोड़ा लिखा है उन्होंने, तो पता नहीं कितना पढ़ा ये सब, टाइम भी बहुत लगा हमारे इसमें, 1.5-2 महीने तो उसी को पढ़ाने में लगे सिर्फ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, आगे बढ़े। 6th है द फंक्शनल ग्रुप COOH इज यूज्ड फॉर डैश। किसका है इसका फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। नंबर 7th है पॉलीथीन इज डैश। पॉलीथीन क्या है, प्लास्टिक है, बिल्कुल से, पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं हमारे पास ना। 8th है एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश। बिल्कुल विनेगर से हासिल किया जाता है, सिरका जो होता है, पता है ना सबको ये सब बात है। नंबर 9th है अल्कीन्स, उसके बाद कुछ भी नहीं है, मतलब अल्कीन्स मतलब सेंटेंस कंप्लीट करना है करेक्ट स्टेटमेंट के साथ। अल्कीन्स हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये सी ऑप्शन। ये देखो शो सेम जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन, गलत हो गया। हैव कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, गलत हो गया। आर सैचुरेटेड भी गलत हो गया, तो सी करेक्ट हो गया। 10th है CH3CH2 इज डैश रेडिकल, मिलाकर लिख दोगे तो C2H5 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये इथाइल हो गया, इथाइल रेडिकल, क्लियर है। तो मसला बेटा इन MCQs में 10 MCQs में इसके ऑर्गेनिक में। अब देखो MCQs तो कई और बन सकते हैं इसके अंदर बुक में, लेकिन ये 10 ही डाले हुए, वरना आप हमने भी MCQs को कितना टेस्ट लिया था, 40-40 MCQs 50 MCQs होते हैं, तो बनाने में तो कितना भी निकाल लें खींच खाच के, लेकिन बुक में यही है सिर्फ। बुक वाले लाजमी याद होने चाहिए। अगर आपको केमिस्ट्री नहीं पसंद है तो एटलीस्ट आप बुक वाले याद कर लें, वरना जिसको पसंद है वो तो कुछ भी कर लेगा, कहीं से भी पूछ लें। आगे बढ़े। ओके, चैप्टर 4 है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, याद है सबको। तो सबसे पहला MCQs है ग्लूकोज इज डैश। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, बेसिक बात है, मोनोसैकेराइड है ना ये।
सेकंड है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज डैश, रिकेट्स होता है, या छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है ना हड्डियों की बीमारी, हड्डियाँ वीक हो जाती। थर्ड है डैश इनकोड्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए इनकोड्स द जेनेटिक, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। फोर्थ है द कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोज, बिल्कुल डी ऑप्शन, एल्डोज, जैसे कि ग्लूकोज एक एल्डोज है, पढ़ा। फिफ्थ अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ व्हाट, प्रोटीन्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, तो पेप्टाइड बॉन्ड, पढ़ा था। तो मसला आगे बढ़ो। सिक्स है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसैकेराइड, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है ना, प्लांट पॉलीसैकेराइड जो कहलाता है, आलू वगैरह में होता है, बताया था उसको। नेक्स्ट है सेवंथ है लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर, लैक्टोजन से निकला है ना लैक्टोज, मिल्क शुगर। एट्थ है व्हाट इज ट्रू अबाउट अ पेप्टाइड, पेप्टाइड के बारे में क्या बात ट्रू है, फॉल्स नहीं, ट्रू। इट इज अ प्रोटीन, देखो ए नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होता, ये प्रोटीन में होता है लेकिन खुद प्रोटीन नहीं कह सकते हैं पेप्टाइड को। एक मिनट, मुश्किल एमसीक्यूज आ गया, चलो देखते हैं। बी इट इज एन एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड तो होता ही नहीं है इसके अंदर, बी तो है। इट इज हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, इट इज पूरा बोलो, हाँ अब सही हो गया ना, इट इज अ बॉन्ड इन प्रोटीन, ऑप्शन एक है भाई, मैं कह रहा हूँ ऐसा कैसे हो सकता है यार, इट इज अ बॉन्ड, बॉन्ड होता है प्रोटीन में, आंसर आ गया सिंपल। प्रोटीन में एक बॉन्ड होता है ना जो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं पेप्टाइड लिंकेज से, पेप्टाइड बॉन्ड से, लिंकेज है या बॉन्ड एक ही बात होती है। अब नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, वरना वो समझाना पड़ता, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये। असल में ना ये एडिशन का फर्क है, जो फर्स्ट जो वेबसाइट पर जो डाली हुई है ना सिंटेक्स वालों ने, वो फर्स्ट एडिशन का पीडीएफ डाला है, वो आपके पास एडिशन दूसरा है, न्यू एडिशन है। न्यू एडिशन में ये गलतियां सही कर ली गई हैं शायद, इसलिए देखो अब चेंज हुआ, मतलब कि ये मैंने नेट से ही उठाया है बुक, ये इनकी वेबसाइट से, सिंटेक्स की जो पीडीएफ आता है। तो पता पीडीएफ में गलतियां हैं, क्योंकि जो न्यू एडिशन का पीडीएफ उन्होंने अपडेट नहीं किया वेबसाइट पर अपनी, जबकि हाँ आपके पास है लेकिन वो न्यू एडिशन, तो ये गलती हो रही है इसका। हाँ हमने न्यू बुक में तो सही कर दिया गया ना, तो ओल्ड एडिशन है तो भाई मसला नहीं है, न्यू एडिशन में बट गलतियां सही कर ली गई हैं, ठीक है। ये 9 के साथ भी ऐसे ही था, 9 के भी मैं करा रहा था तो वहाँ पे भी ये मामला चल रहा था कि मैं कुछ साइड में कुछ आ रहा है जबकि बुक में कुछ और लिखा हुआ है, तो वो वर्डिंग थोड़ी सी उन्होंने, चूँकि बताते हैं ना लोग कि भाई ये गलतियाँ हैं, तो वो अगले एडिशन में दुरुस्त कर लिया जाता है उसको, क्योंकि टेस्ट एडिशन शुरू में आता है ना, उसमें गलतियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट 9th है फैट्स एंड सॉलिड्स, फैट्स आर सॉलिड्स एट यस ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। 10th है कॉटन कंटेन्स डैश % सेलुलोस, 95% सेलुलोस। क्लियर है बेटा आपको मसला, समझ में आ गया बायोकेमिस्ट्री सबको? चैप्टर 4 अगला आगे चैप्टर 5 करें। ओके एटमॉस्फेयर, ये भी बड़ा आसान चैप्टर था, हवा के बारे में था ना पूरा चैप्टर, एयर के बारे में। फर्स्ट सेकंड हाईएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, दूसरा लेयर कौन सा होता है? स्ट्रेटोस्फेयर होता है ना, ए ऑप्शन। सेकंड एरोप्लेन्स फ्लाई इन डैश, ओके 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 सेकंड हाईएस्ट, ओके सॉरी सेकंड लेयर नहीं, सेकंड हाईएस्ट लेयर। सेकंड तो हाईएस्ट लेयर हमारा हो गया एक्सोस्फेयर ना, तो उससे पहले आ गया थर्मोस्फेयर, बिल्कुल सही, राइट सही बताया आयशा ने, ये थर्मोस्फेयर, मैंने समझा सेकंड लेयर की बात कर रहे हैं, जैसे बता रहा हाईएस्ट उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, उससे नीचे जो होता है, वो अल्फाज में घुमा रहे हैं उसमें आपको, तो सेकंड हाईएस्ट लेयर जो है वो हमारा थर्मोस्फेयर। तो थोड़ा सुकून से पढ़ना चाहिए, कभी कभार देखो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, यहाँ पर सेकंड समझ के मैं यहाँ लगा रहा हूँ स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, तो ज़रा गौर से समझना चाहिए चीज़ों को, टीचर तक कंफ्यूज हो जाए तो बच्चे तो बिल्कुल हो जाएंगे। नेक्स्ट एरोप्लेन्स फ्लाई इन, ये तो बता दिया ना, ट्रोपोस्फेयर। थर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद द डैश, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता रहता है, तो इंक्रीज इन हाइट, हाइट तो लिखा हुआ नहीं एल्टीट्यूड लिखा हुआ है, ओके इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भाई हाइट है, जितना ऊंचाई पर जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कम से कम होता जाएगा, ऐसा ही बेटा, क्लियर है, पता है ये बात। फोर्थ है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच सेपरेट्स स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर इज नोन एज डैश,
इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रोपोपॉज जिसके बाद फौरन से स्ट्रेटोस्फीयर आ जाता है। तो बॉर्डर या बाउंड्री बिटवीन हम कह सकते हैं ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर, वो ट्रोपोपॉज कहलाती है। फिफ्थ है ओजोन लेयर इज पार्ट ऑफ डैश। नेचुरली आपको पता है स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट है, बाकी हम इसको ट्रोपोस्फीयर में बना सकते हैं जहाँ वो पॉल्यूटेंट के तौर पे यूज होता है। सही है। कोई मसला बेटा पांचों एमसीक्यूज में? आगे बढ़े। 6 विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कब का पार्ट नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस। ये ग्लोबल वार्मिंग में कोई इसका अमल दखल नहीं है। 7th है सेकंड मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्राई एयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अदर नाइट्रोजन इज डैश। नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन है, बी ऑप्शन। 8th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, बिल्कुल सही। 9th है द एल्टीट्यूड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज डैश। 50 to 55 किलोमीटर्स उसकी हाइट होती है स्ट्रेटोस्फीयर की। समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़े। 10वां लास्ट एमसीक्यूज है ओजोन इज अ गैस फाउंड इन द डैश लेयर, नेचुरली फाउंड इन द डैश लेयर। ये तो दोबारा रिपीट हो गया, ये 2 बार आ गया ये। तो स्ट्रेटोस्फीयर में, सी ऑप्शन। क्लियर को मसला बेटा? सारे एमसीक्यूज क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट। आगे बढ़े। मतलब हमने पढ़ लिया अच्छा खासा चैप्टर, हो जाएगा। अब क्या करें, इतना जल्दी तुम लोग बता दे रहे, तुम लोगों को मसला ही कोई नहीं है। समझ में आ रहा है सारा? तो अच्छी बात है ना, बुक को खोल के पीना अच्छी बात है। हर सब्जेक्ट में पी जाओ बुक को खोल के। बुक तो सबसे मेन है बेटा, बुक तो 9-10 में बुक सबसे मेन है। साइंटिस्ट थोड़ी ना बना 9-10 में, बुक पढ़ लिया बहुत बड़ी बात है। कुछ बच्चे बुक भी नहीं पढ़ रहे होते, उनको पता नहीं बुक में लिखा हुआ क्या है। तो बुक पढ़ना भी एक वो है, एक मेहनत का काम है, हार्ड वर्किंग है। अगर आपने ये सब याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेपर में इसी में से ज़्यादातर एमसीक्यूज आ जाएंगे, ये आपको ही पता है। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉर्न डिजीज इज ऑफ वायरल ऑरिजिन? क्या? टाइफॉइड। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हाउ मच परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर? 70%। थर्ड है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल? कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। नहीं गलत हो गया। बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, पानी के मॉलिक्यूल के अंदर नहीं पूछ रहे हैं, पढ़ा है ना हमने 9th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में। भाई ये देखो, ये रहा वाटर HOH, ये रहा पानी का एक मॉलिक्यूल, इसके अंदर ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड, और ये रहा पानी का दूसरा मॉलिक्यूल, ये रहा उसके अंदर मौजूद कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन पानी के दोनों मॉलिक्यूल आपस में जो जुड़ेंगे वो किस तरह से जुड़ेंगे? विद द हेल्प ऑफ, याद है किसी को? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना। बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स क्या रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान जो है, पानी के मॉलिक्यूल के अंदर नहीं। इन अगर लिखता ना, बिटवीन की जगह इन आ जाता ना अगर, तो फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड होता। तो अक्सर बच्चे गलती कर सकते हैं इसके अंदर है। 4th है द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। देखो बाइकार्बोनेट्स की वजह से जो हमारा टेम्पोररी हार्डनेस आती है, और क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से परमानेंट हार्डनेस आती है। तो सल्फेट ये दिख रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट, ये परमानेंट हार्डनेस कॉज करेगा। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, याद है? सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। नंबर 5 है हाउ मच फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट ऑन अर्थ? ये बुक की लाइन है, 3%। सिर्फ 3% पानी जो है वो साफ पानी, मीठा पानी है जो अवेलेबल है। वैसे तो 70% पानी है पूरी अर्थ के सरफेस पे। इस 70% में से सिर्फ 3% पानी वो है जो मीठा है, बाकी 67% पानी खारा है जो पीने लायक नहीं है। तभी पानी की क्राइसिस, क्योंकि पीने लायक पानी कम है। उसमें 3% में से भी सिर्फ 1% पानी ऐसा है जो कि पिघला हुआ है, बाकी 2% तो जमा हुआ है ग्लेशियर्स की फॉर्म में, जो बर्फ़ की फॉर्म में। और 1% वाहिद पानी मीठा ऐसा है जो कि हमें लिक्विड मौजूद है, पानी पीने के लिए मैसर है। वो भी बहुत है इतना कि इंसान दुनिया भर पी ले रही है, लेकिन वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन चूँकि है सही तरह से नहीं है हर कंट्री के अंदर, जिस वजह से पानी मैसर नहीं है। जैसे पाकिस्तान में पानी बहुत है, 5 दरिया बहते हैं, लेकिन कराची के हर गली मोहल्ले में पानी नहीं आता। वजह क्या है? चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सही नहीं है, पाइपलाइन और ये मामला हैं। ठीक है, सियासी बात नहीं करेंगे क्लासरूम में, रिकॉर्डिंग चल रही है, आगे बढ़ते हैं। इसकी वजह से ये बात नहीं करने वाले, रिकॉर्डिंग बंद करके बात करेंगे। ओके चले मैं आगे बढ़ा दिया आगे। ओके हाँ, नंबर 6 है विच सॉल्ट आर एक्सेसिवली डिजॉल्व टू मेक टेम्पोररी हार्ड वाटर? टेम्पोररी हार्ड वाटर में कौन सा सॉल्ट डिजॉल्व होगा?
कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है ना, कोई दिख रहा है इसमें ऑप्शन में? दोनों दिख रहा है, कहाँ गया? डी ऑप्शन में। ये सब पढ़ा हुआ है ना बेटा, रिपीट हो रहा है। 7th है, वाटर इज अ डैश, पोलर सॉल्वेंट होता है, बिल्कुल सही चुके। पोलर सॉल्वेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है। द टेस्ट ऑफ वाटर इज डैश, यार ये कोई सवाल है पूछने का? मैट्रिक के बच्चों से ये सवाल कर रहे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस? एक ही तरीका पढ़ा था, सोडियम कार्बोनेट के जरिए, ए ऑप्शन। और जो बाकी जो टेम्पोररी हार्डनेस का 2 तरीका पढ़ा था, क्लार्क्स मेथड और बॉइलिंग, याद है? तो मसला आगे बढ़े, लास्ट 7th चैप्टर। हाँ हाँ खत्म ही हो गया, चले। नहीं, ये मुश्किल चैप्टर है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें टाइम लग जाएगा। देखो क्या कर रहे थे, एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स टू डैश आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द मैटर। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है कि उन इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड से जिससे हम डैश आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करते हैं मैटर को। तो क्या आंसर होगा पता है? सेपरेट, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। क्योंकि आपको पता है जो क्रोमेटोग्राफी हमारे पास जो मेथड होता है क्रोमेटोग्राफी, उसमें हम सेपरेशन कर रहे होते हैं। तो सेपरेशन भी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स के अंदर, यूवी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, याद है ना। और क्वांटिफाई करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं, ग्रेविमेट्री, टाइट्रीमेट्री, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हमने। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल एमसीक्यूज है तो फोकस करेंगे। सेकंड है, द सैंपल में बी सॉलिड, लिक्विड, गैस और अ डैश इन अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। सैंपल जो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं वो कोई सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? मिक्सचर भी हो सकता है कोई। जैसे कि क्रोमेटोग्राफी में हम लोग मिक्सचर यूज करते हैं जिसको हम लोग सेपरेट आउट कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, गुड। इसके बाद थर्ड है, एनालिसिस डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन कंपाउंड्स इज डैश। फंक्शनल ग्रुप को किस में हम आइडेंटिफाई करते हैं, किस प्रोसेस के अंदर? देखो फंक्शनल, इसका कॉमन एक बहुत बेसिक ट्रिक है एमसीक्यूज की। फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने किस चैप्टर में पढ़ा था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। तो हमारे पास ऑप्शन हो गया सी, ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये सिंपल ट्रिक है उसकी। फोर्थ है, फ्लेम टेस्ट ऑफ कॉपर हैलाइड विद ब्लूइश ग्रीन कलर आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ डैश। शायद हमने फ्लेम टेस्ट लिखा नहीं है लेकिन ये एमसीक्यूज में आता है। फ्लेम टेस्ट में क्या करते हैं? फ्लेम टेस्ट एक तरीका होता है जिसमें हम मुख्तलिफ मेटल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये मैंने आपको शायद उसमें बताया था, शायद बताया था, एग्जाम्पल कराई थी। ओके, तो कॉपर के केस में कॉपर का क्या, सॉरी ब्लूइश ग्रीन कलर किसका मैंने बताया था आपको? कॉपर का बताया था ना, आइडेंटिफाई द। अच्छा, तो ये तो बहुत ही अजीब सा सवाल है। बात तो सही है, मतलब सवाल बड़ा लेम सा है। क्यों लेम सा है? क्योंकि कह रहे हैं कि जब कॉपर हैलाइड की फ्लेम टेस्ट ऑफ कॉपर हैलाइड विद ब्लूइश ग्रीन कलर आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ, और कॉपर हैलाइड में तो कॉपर ही होगा और क्या होगा? कॉपर हैलाइड में जो है वो हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, हैलोजन तो। अच्छा, तो कॉपर हैलाइड में ना असल में हैलोजन होता है ना। सही है। तो कॉपर ही इसके अंदर आंसर हमारे पास आएगा, सी ऑप्शन। क्योंकि मैंने कलर्स बताए थे कुछ आपको याद करने के लिए। तो जब कॉपर हैलाइड को जब हम हीट करते हैं उसके सॉल्ट को, तो वो हमारे पास ब्लूइश ग्रीन कलर हमें अपेयर देता है। वो प्रोजेक्टर में शायद वो मैंने स्लाइड नहीं डाली, वरना मैं आपको, बुक में बनी हुई है वैसे ना, कलरफुल उसमें फ्लेम्स दिख रहे हैं आपको, वरना वो प्रोजेक्टर में भी बड़ा खूबसूरत लगता है। वो डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं ना, तो ब्लूइश ग्रीन कलर आता है। चलो अब तो स्लाइड बन गई है, मसला नहीं। नंबर 5 है, द फिजिकल मेथड्स यूज्ड टू मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डैश। फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने का फिजिकल मेथड कौन सा होता है? कंबस्टन एनालिसिस मेथड। पता, कंबस्टन एनालिसिस हम लोग जो है ना, वो मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड का बताने के लिए यूज करते हैं, फार्मूला को डिटरमाइन करते हैं कंबस्टन एनालिसिस। तो बेटा नंबर 5 है, द फिजिकल मेथड यूज टू मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक, ये ना इसमें हमारे पास ये होगा बी ऑप्शन, एटॉमिक इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि उस एटॉमिक इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि एटम के अंदर से जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन होती है ना, उनको मेजर करके फिर हम लोग जो है वो एलिमेंट्स की डिटेक्शन करते हैं। तो वो एक फिजिकल मेथड या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर कर रहा होता है। तो उसका सी नहीं होना चाहिए, इसका बी होना चाहिए। ठीक, एटॉमिक इमेजन। कुछ तो लगाना है ना भाई, जाहिर सी बात है, बिल्कुल तो नहीं छोड़ेंगे। तो उसके लिहाज से हमने नियरेस्ट ऑप्शन जो मुझे मिल रहा है यहाँ पर वो बी ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो थोड़ा सा मुश्किल एमसीक्यूज है, इसलिए मैंने कल नहीं किया था, कितना टाइम लगता है इसमें। तो आगे बढ़े, देखते हैं आगे और कौन से। छठा है, द एरर कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ
इंस्ट्रूमेंट इज डैश। तो वैसे तो सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक एरर को ही हमें पता है कि हम लोग उसको डिटर्मिनेंट एरर भी कहते हैं। तो डी ऑप्शन होना चाहिए, बोथ ए एंड सी, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें मैंने आपको लिखाया था। 7th एन एग्रीमेंट बिटवीन अ मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्सेप्टेड वैल्यू भी पता है, एक्यूरेसी, ठीक है, जितना करीब है मेजर्ड वैल्यू एक्सेप्टेड वैल्यू से। 8th स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट विद डैश, मैटर के साथ, बिल्कुल सही स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन है। 9th द गैस इज मोबाइल फेस इन डैश, गैस क्रोमेटोग्राफी में गैस ही मोबाइल फेस में होती है, ठीक है। 10th है इट इज यूज्ड टू एसेस कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ गिवन एटॉमिक मॉलिक्यूलर और आयनिक केमिकल, कंसंट्रेशन और अमाउंट। क्रोमेटोग्राफी तो सेपरेशन के लिए यूज होता है, ये तो नहीं होगा, नहीं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम लोग कंसंट्रेशन तो नहीं बताते हैं, बी भी नहीं है, स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं। कंडक्टोमेट्री या पोटेंशियोमेट्री, कंसंट्रेशन किस में फाइंड आउट करते हैं, क्या आप मेरे कॉपी में चेक करो, पोटेंशियोमेट्री में ना, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, डी ऑप्शन होगा कि कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग पोटेंशियोमेट्री एक मेथड है वो यूज़ करते हैं। ये बुक का एक है, लाइन है ये, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास, इसको देख लो, इसके अक्सर बच्चे गलत ऑप्शंस लगे होते हैं बुक के अंदर, तो उसको करेक्ट आप लगा लें सारे ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि सबसे मुश्किल MCQs चैप्टर 7 के ही हैं तमाम चैप्टर्स में से। चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है बट MCQs थोड़े टफ हैं इसके, ठीक है। कोई मसला क्लियर है? आखिरी चैप्टर करते हैं, आ जाए चैप्टर 8 आ जाए। ओके, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आखिरी चैप्टर है, इसके साथ ही केमिस्ट्री एंड हो जाती है मैट्रिक की। सोप इज द टर्म फॉर अ सॉल्ट ऑफ अ डैश। सोप जो है वो किसके सॉल्ट होते हैं? फैटी एसिड के सॉल्ट होते हैं, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन, जो कि फैटी एसिड से ही सॉल्ट बनता है बेटा, सॉरी सोप बनता है। सरफेक्टेंट्स रिड्यूस द डैश ऑफ वाटर। अब सरफेक्टेंट्स जो है ना वो किस, अब यहाँ से मिलते जुलता वर्ड देख लो आप, क्या है? सरफेस टेंशन। तो सरफेक्टेंट्स वो होते हैं जो वाटर के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। तो ये ट्रिक है इसकी, सर्फ से याद कर लिया, सर्फ यहीं से निकला है वर्ड, इसलिए डिटर्जेंट्स को सर्फ भी कहते हैं, उसमें सरफेक्टेंट होता है। थर्ड है द कार्बोक्साइलेट एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल दैट इज अट्रैक्टेड टू वाटर इज कॉल्ड डैश। अच्छा, अब देखिए थोड़ा, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सुने इसको, पहले इसको एक्सप्लेनेशन देख लें। देखिए ये फंक्शनिंग ऑफ सोप के बारे में एक बात है कि सोप किस तरह से फंक्शन करता है। अब देखो हमारे पास जो भी सॉल्ट हमारे पास होता है ना, जैसे C17H35 COONA, जैसे ये स्टेरिक एसिड का हमने एक सोप बना दिया है, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास Na+ है और ये माइनस है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये जो एंड है ना, इसमें दिस इज कार्बोक्साइलेट एंड, ये कार्बोक्साइलेट एंड कहलाता है। और ये कैसा होता है? ये हमारे पास होता है, दिस इज नॉन पोलर इन नेचर, ये नॉन पोलर नेचर का होता है। और ये जो सोडियम आयन है यहाँ पर, अब इसमें चार्ज आ रहा है प्लस, तो ये पोलर नेचर का होता है, ठीक है। तो दो एंड होते हैं, तो ये हमारे पास पोलर है। अब हमने पढ़ा था 9th क्लास में एक चीज़, लाइक डिजॉल्व लाइक, उसके हवाले से चीज़ समझनी है। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके फेस पर लाइक डस्ट वगैरह मौजूद है, फेस पर डस्ट वगैरह मौजूद है, जैसे आप कहीं बाइक में आप घूम कर आए कहीं काफ़ी दूर से, तो चेहरे पर डस्ट लग जाता है। अब डस्ट के ऊपर क्या होता है, डस्ट तो लग गया चेहरे के ऊपर, डस्ट के ऊपर ऑयल की एक लेयर बन जाती है, एक ऑयली लेयर डस्ट के ऊपर आ जाती है, मतलब ऑयल की एक लेयर आ जाती है। और ऑयल आपको पता है नॉन पोलर होता है, ऑयल नॉन पोलर होता है। इसलिए जब आप घर जाने के बाद जब पानी लेकर अपने हाथ में अपने मुंह पर मारते हैं तो पानी स्लिप होकर आपके चेहरे से नीचे गिर जाता है, वो उस डस्ट को हटा नहीं पाता है, ना ही फ्रेशनेस का एहसास आपको होता है। रीज़न क्या होता है कि पानी ऑयल को डिजॉल्व नहीं कर सकता, इसकी वजह से क्या, और डस्ट के ऊपर ऑयल की लेयर जमी हुई है, खासतौर पर जिनकी स्किन ऑयली होती है। ड्राई स्किन वालों को चलो फिर भी बचत हो जाती है, ऑयली स्किन वालों की तो बिल्कुल बचत नहीं होती गर्मी में, वो तो हर वक्त मुँह धोते रहो, ऐसा सीन उनका है गर्मियों में, ऐसे ही होता है ना। तो अब क्या है कि ऑयल की लेयर जम जाती है डस्ट के ऊपर। अब सिर्फ पानी मारने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप सोप लोगे, सोप को जब आप चेहरे पर लगा के फिर जब पानी मारोगे ना, तो उससे क्या होगा, सारा डस्ट आपके चेहरे से हट जाएगा। यही है ना साबुन का, ये तो बेनिफिट है। अब सोप करता क्या है, सोप के दो एंड होते हैं, एक उसका नॉन पोलर एंड होता है और एक उसका पोलर एंड होता है। अब जो नॉन पोलर एंड होता है ना, कार्बोक्सिलेट एंड जो होता है इसका, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है हमारे पास है, तो वो क्या होता है कि वो हमारा नॉन पोलर होता है, ये ऑयल के लेयर को हटा देता है, जो ऑयल नॉन पोलर है। तो अब इसलिए हम इसको कहते हैं, चूंकि अच्छा ये, और ये पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, तो पानी के साथ ये डिजॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक।
हाइड्रोफोबिक जो पानी से दूर रहे लेकिन जो ऑयल के करीब जाए। और ये जो पोलर एंड इसका होता है ये हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। पढ़ा होगा आपने बायोलॉजी में इस चीज़ को, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, अब एमसीक्यूज के आंसर पे तक हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल था एमसीक्यूज एक्सप्लेन किया। कह रहे थे कार्बोक्सिलेट एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल दैट इज अट्रैक्टेड टू वाटर इज कॉल्ड डैश। अच्छा, कार्बोक्सिलेट एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल दैट इज अट्रैक्टेड टू वाटर। अच्छा, ये दो एंड है, मैंने एंड यहाँ पर जो है वो चेंज कर दिया ना, उसका नाम अलग है। कार्बोक्सिलेट एंड ये वाला एंड है COO, ये जो एंड ये जो एंड है ना, दिस इज ये कार्बोक्सिलेट एंड है। और ये हमारे पास कार्बन चेन है, तो ये हमारे पास होता है ये नॉन पोलर है। ठीक है, ये वाला चेन जो C7935 ये नॉन पोलर है, तो दिस इज हाइड्रोफोबिक। और कार्बोक्सिलेट एंड जो होता है ना ये वाला होता है, दिस इज हाइड्रोफिलिक। तो वो मैंने रिवर्स लिख दिया था। अब यहां पर देखते हैं, तो कार्बोक्सिलेट एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल, चूंकि ये पोलर होता है, दैट इज अट्रैक्टेड टू वाटर, तो ये क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोफिलिक एंड होता है, सी ऑप्शन। ठीक है, वाटर को डिजोल्व, मतलब वाटर को डिजोल्व कर लेता है। और जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो ऑयल को डिजोल्व कर लेता है। ठीक है, तो मैंने रिवर्स लिख दिया था, तो सही कर दिया। नंबर 4 है द यूज ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस टू डैश। अब मैंने बताया था NaOH से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, KOH हो गया। अब NaOH और KOH से, NaOH से हमारे पास हार्ड सोप बनता है और KOH से हमारे पास सॉफ्ट सोप बनता है, ये बताया था ना मैंने। तो KOH सॉफ्ट सोप की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब लिखा हुआ आपने कॉपी में। नंबर 5 द सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक फॉर डैश। यस, सिट्रिक एसिड आ गया तो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्चुअली वो सॉल्ट टेस्ट देगा। तो ये कभी कभार हम उसको कोल्ड ड्रिंक में ऐड करते हैं सॉल्ट टेस्ट या खट्टे टेस्ट के लिए। क्लियर है? सिट्रिक एसिड आपको पता है नेचुरली ये नींबू में पाया जाता है, लेमन में। तो मसला समझ में आ गया? 5 MCQs करेक्ट निशान लगा लें, अगले आए। नंबर 6 द सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ डैश। ये शुगर में क्या मैं बताया था ना आपको, मैं क्रिस्टल सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूज, तो ये डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्रिस्टल। नेक्स्ट है द एब्रेसिव सार डैश। एब्रेसिव मैंने बताया था, तो रगड़ पैदा करते हैं हम, वो लेमन मैक्स के अंदर जो रेत के सिलिका के पार्टिकल्स होते हैं, टॉल्क वगैरह बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, उनको एब्रेसिव कहा जाता है, जो रबिंग क्रिएट करते हैं, रब करने के लिए यूज करते हैं। तो अब और वो पानी में डिजोल्व भी नहीं होता है, पानी में हल नहीं होता है ना, वैसे ही पानी के साथ नीचे गिर जाता है वो। तो वो क्या हो जाएगा, वाटर इनसॉल्युबल मिनरल्स के वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, तभी पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, तो फिर चेहरे पर जो है रबिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। डिजोल्व हो जाता है तो क्या होता है, चेहरे पे मारने से पहले डिजोल्व हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, पानी में मिक्स हो जाता है। तो वो तो लाजमी इसलिए ऐसी चीज़ यूज़ की जाती है एब्रेसिव के तौर पर जो पानी में हल ना हो, ताकि वो रबिंग क्रिएट कर सके। इस लेमन मैक्स में इसमें ज़्यादा यूज़ होता है ना। नंबर 8 है द हार्वेस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ डैश। हार्वेस्टिंग तो आपको पता है कटाई गन्ने की, तो वो शुगर में करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ शुगर हो गया, सी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया है नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज जेट फ्यूल। जेट फ्यूल के तौर पर, ये ऑर्गेनिक में पढ़ा था हमने, जेट फ्यूल के तौर पे किसको इस्तेमाल करते हैं, कैरोसिन ऑयल को यूज करते हैं, मिट्टी तेल को। अच्छा, ये इसलिए आया कि पेट्रोलियम का टॉपिक इसके अंदर भी है, वो टॉपिक रिपीट हो रहा है चैप्टर 3 का दोबारा से यहाँ पर, तो दोबारा से करना पड़ेगा इसमें हमें। लास्ट है 10th विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पेट्रोलियम को ही कहते हैं। कौन सी चीज पेट्रोलियम से नहीं निकलती इसमें से, अमोनिया नहीं निकलती, बिल्कुल NH3। अमोनिया जो है वो अभी क्रूड ऑयल का फ्रैक्शन, अभी पेट्रोलियम पढ़ना है आज हमें, ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो। ये 2 MCQs क्लियर है यहाँ तक।